All right, shall we start? So today we are going to start the sources of international law. जो हमारे ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो गवर्न करते हैं आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये हमें बताता है 5 टाइप के सोर्सेज। फर्स्ट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन, सेकंड इज इंटरनेशनल कस्टम, थर्ड इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन, fourth is judicial decision and teachings of the most highly qualified publicist of the various nation, और 38 सब क्लॉज 2 हमें बताता है सोर्सेज ऑफ एक्स एक्वायर्ड बोनो। चलो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इंटरनेशनल, और हाँ इसके जो आप ऑर्डर हैं ये जरूर ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर ऑर्डर पूछ लेता है कि इंटरनेशनल कस्टम कौन से आर्टिकल से गवर्न होगा। सो आर्टिकल 38 क्लॉज बी। सो इसकी जो हायरार्की है वो आप जरूर याद कर लेना। सो पहला है 38(1) क्लॉज ए विच डील्स विद इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिसको हम ट्रीटीज भी बोलते हैं। सो द वर्ड ट्रीटी हैज बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 2A। Article 2A of Vienna Convention 1969. It says treaty means an international agreement concluded between state in written form and governed by international law. So आप इसको एक कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होता है उसकी तरह समझ सकते हैं। तो क्या है कन्वेंशन और ट्रीटी? एक अग्रीमेंट है बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स विच इज इन रिटन फॉर्म। ओरल नहीं हो सकता, सिर्फ रिटन हो सकता है। ठीक है। So treaties are known by variety of name: convention, agreement, pact, etc. Convention भी एक form of treaty है, special form of treaty. ठीक है। Now types of treaty. There are 2 types of treaty. First is law making treaty. Law making treaty, और second is treaty contract. So law making treaty क्या होती है? Which are also known as journal और universal और also called as multilateral treaties, जिसमें बहुत सारी स्टेट और पार्टीज होती हैं। नॉट ओनली 2, रेदर मोर देन 2 पार्टीज आर देयर विच आर नोन एज लॉ मेकिंग ट्रीटीज बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन इट। लॉ मेकिंग ट्रीटीज आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इन्हें डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना जाता है। एंड लॉ मेकिंग ट्रीटी हैव अ जनरल लीगल स्टैंडिंग रेदर देन बीइंग स्पेसिफिक टू द पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक नहीं होती, जर्नल होती हैं। स्पेसिफिक कौन सी होंगी? ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। As I said, they laid down the general rules or universal rules. Example देख लेते हैं इसके। United Nation Charter, more than 190 countries are member of UN. So ये क्या है? एक law making treaty है। Vienna Convention of the Law of the Sea, Law of Sea Treaty 1982, sorry, Vienna Convention of Law of Treaty and Law of Sea Treaty 1982। ये सब क्या है? ये law making treaties है। इसमें बहुत सारे नेशन है जो इसकी पार्टीज हैं। ठीक है। और ये विद द कंसेंट ऑफ स्टेट है। ठीक है। अगला है हमारा ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड टाइप ऑफ ट्रीटी है हमारा ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर ट्रीटी, बाइलेटरल ट्रीटी, बिकॉज इट ओनली कॉन्ट्रैक्टेड बिटवीन 2 पार्टीज, दैट इज 2 स्टेट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाइलेटरल ट्रीटी। ठीक है। दे आर ड्राफ्टेड इन अ वे दैट ओनली suit the object and establish the rights and obligation against the parties in the contract। सिर्फ 2 पार्टीज के जो राइट एंड ऑब्लिगेशन होते हैं ना, सिर्फ उनको डील जो कर रहा है वो है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। सो अ ट्रीटी विच इज ओरिजिनली, हाँ अगर कोई ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट है वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें? फर्स्ट वाला जो है आपका, दैट इज लॉ मेकिंग ट्रीटी। जो एक ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट है वो कन्वर्ट किस में हो सकता है? लॉ मेकिंग ट्रीटी में। कैसे? अ ट्रीटी विच इज ओरिजिनली बिटवीन 2 स्टेट। पहले किसी ट्रीटी में सिर्फ 2 पार्टी थी, वो क्या हो गई? ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। बट लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू मल्टीलैटरल ट्रीटी, दैट इज आल्सो नोन एज लॉ मेकिंग ट्रीटी, बाय एडिंग मोर पार्टीज दैट विल बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल। जो ट्रीटी के ऑब्लिगेशन और रूल थे वो एक्सेप्ट कर लिए और दूसरे स्टेट ने, तो अब ये क्या बन गई? ये लॉ मेकिंग ट्रीटी बन गई। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट का, सो एग्जांपल है सिमला एग्रीमेंट 1972 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 2 कंट्री के बीच कोई अग्रीमेंट है, ये आपका एग्जांपल हो गया ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट का। सेकंड, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950। तो ये भी एग्जांपल है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट का, दैट ट्रीटी बिटवीन
टू स्टेट और टू पार्टीज। नाउ वैलिडिटी ऑफ अ ट्रीटी, इसे आप एग्रीमेंट की तरह समझ सकते हैं। एग्रीमेंट अगर फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी से एंटर हुआ है तो वो उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो बाइंडिंग होंगे पार्टीज पे। सो यही इसकी वैलिडिटी है। सो क्या कहते हैं, लॉ मेकिंग ट्रीटी आर बाइंडिंग अपॉन दी स्टेट। सो जितनी भी लॉ मेकिंग ट्रीटी होंगी ना वो बाइंडिंग होगी उसके स्टेट पे, जो भी स्टेट ने उसको एंटर किया है। ठीक है, एंटर विद द फ्री कंसेंट। सो there must be free consent of the state and they are bound to follow its obligation. When there is a free consent of the state which are entered into good faith, then the state are bound by its obligation and rules. इसी को हम बोलते हैं पेक्टा सन सर्वंदा। यही डॉक्ट्राइन है जो कहता है कि it literally means promises once made shall be kept. So once state are entered into any treaty with good faith and with the free consent, then they must be bound to follow its obligation. ठीक है, so क्या कहते हैं, state are bound to fulfill in good faith the obligation which are assumed by them under the treaty. अगर ट्रीटी गुड फेथ में नहीं बनी है तो ये वैलिड ट्रीटी नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो पेक्टा सन सर्वंदा है ये इस आर्टिकल से गवर्न करता है। कौन सा आर्टिकल? 26 एंड 27 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द ट्रीटी। क्या कहता है? ये वही कहता है एवरी ट्रीटी इन फोर्स इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज टू इट एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय देम इन गुड फेथ। तो यही तो पेक्टा सन सर्वंदा है। और 27 क्या कहता है? A party may not invoke the provision of its internal law as justification for the failure to perform a treaty. Once a treaty has been entered into with the free consent of the party and good faith, a party cannot evoke that is internal law as a justification for its failure to perform. Perform करनी पड़ेगी और ये जो internal law का justification है ये valid ground नहीं होगा to failure to perform the treaty. लेकिन ये जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा पेक्टा सन सर्वंदा, ये जर्नल प्रिंसिपल है दैट वंस अ ट्रीटी हैज बीन एंटर्ड इट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन द स्टेट। लेकिन ये जो जर्नल प्रिंसिपल है ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल नहीं है। देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू दिस प्रिंसिपल। फर्स्ट है रेबस सिक स्टैंडिबस, ये गवर्न करता है हमारे आर्टिकल 62 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द ट्रीटी 1969। सो ये क्या कहता है? व्हेन देयर हैज बीन अ फंडामेंटल चेंज, फंडामेंटल चेंज किसमें? इन द सर्कमस्टांसेस सिंस द एनेक्टमेंट ऑफ अ ट्रीटी और कन्वेंशन अ पार्टी कैन विड्रॉ और टर्मिनेट द एग्रीमेंट। अगर कोई ट्रीटी एंटर्ड होती है उसके बाद जो उसका फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस और जो उसका बेसिस है ना ट्रीटी का, अगर उसमें कोई चेंज हो जाता है so party is not bound to follow it and he can withdraw, sorry it can withdraw its consent. ठीक है, so rebus sic stantibus इसी पे है। अगर कोई ट्रीटी के जिस हर एक ट्रीटी किसी फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगी, जो उसके फंडामेंटल सब्जेक्ट मैटर है या जिस पे वो बेस्ड है, उसका मेन पर्पस क्या है ट्रीटी का, अगर वो ही चेंज हो जाता है तो पार्टी उससे बाउंड नहीं होगी और वो उसको विड्रॉ टर्मिनेट कर सकती है। यही है आपकी फर्स्ट एक्सेप्शन। ठीक है, सेकंड एक्सेप्शन क्या बोलती है? When a new state come into existence as a result of revolt, revolt word यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, it does not consider itself to remain bound by the treaties concluded by the predecessor state. So अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई स्टेट है A, लेट्स से वो डिक्टेटर स्टेट है और वहां पे कोई रिवॉल्ट होता है, उसके बाद एक डेमोक्रेटिकली फॉर्म गवर्नमेंट आ जाती है। सो जो अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो बाउंड नहीं करेगी कौन सी ट्रीटी से, जो उसकी पहली जो अनडेमोक्रेटिक और जो क्या कहते हैं जो अथॉरिटेटिव और डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट ने कोई अगर ट्रीटी एंटर करी हुई है तो जो नई गवर्नमेंट आई है वो उससे बाउंड नहीं करेगी। और यही है आपकी सेकंड एक्सेप्शन। थर्ड एक्सेप्शन क्या बोलती है? ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द ट्रीटी इज रिलेटेड टू दैट पार्ट ऑफ द टेरिटरी विच हैज नाउ बीन सीडेड और मर्ज विद अनदर स्टेट। इफ आई मे टेक एन एग्जांपल, लेट्स से दिस इज एन स्टेट, इसका इतना ये जो पार्ट है ये एक स्टेट है, इसने कोई ट्रीटी में एंटर करा, रेक्टिफाई करी ट्रीटी से, और इसका जो इतना पार्ट था ना इस स्टेट का, ये अब दूसरी कंट्री बी में मर्ज हो गया। ठीक है, सो कंट्री बी में मर्ज हो गया तो ये जो पार्ट था ना, ये ट्रीटी जो पिछली थी जो इस स्टेट ने बनाई थी
इससे गवर्न नहीं होगा. सो ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम अ टीटी इज रिलेटेड टू दैट पार्ट, दिस पार्ट of the territory which has been ceded or merged with other state, this B state. ठीक है, और ये आपका हो गया A. सो A ने जो भी ट्रीटी साइन की थी वो B स्टेट पे बाइंड नहीं होगी. ठीक है, तो यही है इसकी थर्ड एक्सेप्शन. नाउ फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी, इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका हायरार्की जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी के स्टेप्स क्या हैं. सो सबसे पहला स्टेप जो है अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बाय ईच स्टेट विद द नेसेसरी अथॉरिटी टू कंडक्ट नेगोशिएशन एंड कंक्लूड ट्रीटी. हर एक स्टेट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है जो कि एम्बेसडर होते हैं या फिर कोई हाई रैंक ऑफिसर होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं. सो हर एक स्टेट उनको रिप्रेजेंट अपॉइंट करता है और उनको पावर देता है टू साइन एंड एंटर इनटू ट्रीटी. ये है आपका फर्स्ट स्टेप, अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. सेकंड है नेगोशिएशन. तो ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है रिप्रेजेंटेटिव का, ये नेगोशिएट करेंगे जाके, वहां पे कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पे नेगोशिएट करेंगे थ्रू डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन. ये दो मेथड से ये नेगोशिएट करेंगे. आफ्टर नेगोशिएशन देयर वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट. सो कंसेंट देने के सेवरल मोड्स हैं. अगर ट्रीटी में ही मोड बताया हुआ है तो उसी से गवर्न होगा. बट इफ द ट्रीटी और द एग्रीमेंट इज साइलेंट then there are two modes of giving the consent for an treaty. First is the signature. So a state can grant consent through the signature of its representative. जो representative appoint किया था उसे पावर देगी स्टेट की वो अपनी कंसेंट दे सके थ्रू सिग्नेचर. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ना जो सिग्नेचर है इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते ऐसे बाइंडिंग फोर्स और द एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट. रेदर in most of the state the second one, that is the ratification. So ये जो आपका सेकंड वाला वो है ना मेथड ratification, ये ज्यादा फॉलो होता है. So it is a final form of expression of consent after which the state is bound by the treaty. So treaty से state कब bound होगा? Either by signature और ratification. अगर एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट ट्रीटी में ही मेंशन है तो उसी से गवर्न होगा. अगर साइलेंट है तो सिग्नेचर और रेटिफिकेशन. लेकिन ज्यादातर हम देखें ना रेटिफिकेशन फॉलो होता है. सिग्नेचर के बाद रेटिफाई कर दी ट्रीटी, नाउ दे बिकम बाउंड बाय द ऑब्लिगेशंस. अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए, लेट्स से कोई ट्रीटी एंटर करी 50 स्टेट ने, उसमें रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुए, नेगोशिएशन हुआ, कंसेंट हुई ईदर बाय सिग्नेचर और रेटिफिकेशन. अब कोई एक और स्टेट है 51st स्टेट जो इस ट्रीटी का मेंबर बनना चाहता है, तो वो कैसे होगा? सो दिस विल बी गवर्न्ड बाय एसेशन और एडेशन. सो स्टेट में बिकम अ पार्टी टू द ट्रीटी इन विच ही हैज नीदर पार्टिसिपेटेड इन नेगोशिएशन नॉर इज अ सिग्नेटरी. वंस द प्रोसेस ऑफ एसेशन और एडेशन इज डन, इट हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज रेटिफिकेशन. रेटिफिकेशन की तरह ही माना जाएगा. ठीक है, और वो पार्टी बन सकता है. अब डेट क्या होगी, कब से जो ट्रीटी है वो एनफोर्स मानी जाएगी? सो द बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द स्टेट व्हेन इट एंटर्स इनटू द फोर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन. तो जो प्रोविजन है एग्रीमेंट के, कॉन्ट्रैक्ट के, ट्रीटी के, उसमें अगर मेंशन है कि इस डेट से ये जो ट्रीटी है वो बाइंडिंग होगी, उस डेट से बाइंडिंग हो जाएगी. जनरली ये प्रोस्पेक्टिव होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते. एंड लास्ट इज द रजिस्ट्रेशन. ये गवर्न करता है आर्टिकल 102 ऑफ यूएन चार्टर. इट सेज दैट एवरी इंटरनेशनल अग्रीमेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन. लेकिन ये रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन है ना, ये मैंडेटरी नहीं है. यू मस्ट हैव रेड सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वेयर इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट मैंडेटरी. लेकिन उसके लिमिटेशंस क्या है? अगर रजिस्ट्रेशन ना हो पार्टनरशिप फॉर्म का तो वो स्यू नहीं कर सकती. सेम यहाँ पे भी है. अगर आपने ट्रीटी को रजिस्टर और पब्लिश नहीं कराया है तो उससे जो गवर्न होने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन और जो ऑब्लिगेशंस हैं आप उनको एनफोर्स नहीं करा सकते. ठीक है. नाउ इनवैलिडिटी ऑफ ट्रीटी. कब एक ट्रीटी इनवैलिड हो जाएगी? सो इससे डील करता है हमारा आर्टिकल 42 of the Vienna Convention. State that treaty can only be invalidated according to the grounds enumerated under the convention.
सो अगर कोई ट्रीटी इनवैलिड होगी तो सिर्फ उन्हीं ग्राउंड पे होगी जो वियना कन्वेंशन में मेंशन है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या मेंशन है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार आप इसको पढ़ जरूर लेना, ठीक है। पहला, लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट द स्टेट, ये आर्टिकल 47 कहता है। अ मिस्टेक और एरर इन द ट्रीटी, आर्टिकल 48 ऑफ वियना कन्वेंशन। फ्रॉड कमिटेड बाय अनदर पार्टी विल आल्सो लेड टू invalidity of a treaty, article 49. Corruption of the representative, article 50. Coercion of a representative or state, article 51 and 52 respectively. Last है आपका just cogence which deals under article 53 of Vienna Convention. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। So what is just cogence? आर्टिकल 53 इसको डिफाइन करता है। इट इज अ प्रीएम्पटरी नॉर्म्स ऑफ जर्नल इंटरनेशनल लॉ which is accepted and recognized by international community of states as a whole from which no derogation is allowed. So ऐसी preemptory norms जिसको इंटरनेशनल लॉ में एक्सेप्टेंस मिली हुई है और जो रिकॉग्नाइज है बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ स्टेट एज अ होल, और जिससे नो डेरोगेशन, जिससे डेरोगेट आप कर नहीं सकते। सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल और वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल जिससे हर पार्टी गवर्न होगी और इसका वायलेशन नहीं हो सकता। और अगर कोई ट्रीटी इन वायलेशन ऑफ दीज जस्ट कोजेंस बनाई जाती है तो वो ट्रीटी नल एंड वॉइड होगी। यही कहता है आर्टिकल 53 का लेटर पार्ट। क्या कहता है? that the principle of just cogence, it states that the treaty which departs from the doctrine of preemptory norm of international law shall be void. ठीक है, तो इसका वायलेशन आप कर नहीं सकते। ये बेसिक प्रिंसिपल है जस्ट कोजेंस, ठीक है। सो स्टेट आर बाउंड टू ऑब्जर्व दिस प्रिंसिपल, ठीक है। अगर मैं इनका एग्जांपल दूं, बेसिक प्रिंसिपल जो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करेंगे, कौन से हैं? प्रिंसिपल क्रिएटेड फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, ओके। कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस बाय यूएन चार्टर्ड अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल लॉ। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्ट कोजेंस, ठीक है। नाउ सेकंड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दैट इज इंटरनेशनल कस्टम। ये गवर्न करता है हमारा आर्टिकल 38 1B ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो कस्टम है ये सबसे ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है इंटरनेशनल लॉ का। व्हेन द लॉ वर नॉट कोडिफाइड, रूल्स ऑफ अप्रूव्ड बिहेवियर वर लेड डाउन। जब लॉ कोडिफाइड नहीं थी, कन्वेंशन नहीं थी, ट्रीटीज नहीं थी, तब कस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन क्या हम आज भी कह सकते हैं इसका इंपॉर्टेंट रोल है? नहीं। फर्स्टली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव द कस्टम। सेकेंडली अब ट्रीटीज आ गई हैं, कन्वेंशंस आ गई हैं, सो उनके एग्जिस्टेंस के बाद कस्टम का रोल बहुत ही लिमिटेड रह गया, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ऑफ कस्टम हैज डिक्लाइंड ओवर टाइम एंड ट्रीटीज एंड यूएन चार्टर्ड हैव रिप्लेस्ड देम, ठीक है। डिफिकल्टी टू एस्टैब्लिश द कस्टम ऑफ एन इंटरनेशनल कस्टम इज, ठीक है, डिफिकल्ट है एस्टैब्लिश करना। सो एसेंशियल क्या है कस्टम के? सो देयर आर 4 एसेंशियल। फर्स्ट, कस्टम मस्ट बी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, काफी लंबे समय तक ये फॉलो किया जाना चाहिए। सेकेंड, इट मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंस इन प्रैक्टिस। यूनिफॉर्मिटी कैसी होनी चाहिए? या तो कंप्लीट यूनिफॉर्म हो, लेकिन अगर पार्शियल यूनिफॉर्म भी है ना तब भी बात बन जाएगी। थर्ड इज दी जनरलिटी इन प्रैक्टिस। सो कस्टम मस्ट बी जनरल इन प्रैक्टिस बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट टू बी अ यूनिफॉर्म। इट शुड जनरली ऑब्जर्व्ड बाय न्यूमरस स्टेट। सो ये क्या है? कस्टम जरूरी नहीं, जनरलिटी तो होनी चाहिए, पर कैसी जनरलिटी? ये नहीं कि यूनिफॉर्मली वो प्रैक्टिस किया जा रहा हो। अगर न्यूमरस स्टेट और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट अगर उसे फॉलो कर सके तो वो भी सोर्स ऑफ लॉ बन जाएगा। लास्ट इज ओपिनियो जूरिस एट नेसेसिटेटिस। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और आई वुड से द साइकोलॉजिकल एलिमेंट फॉर द एसेंशियल ऑफ कस्टम टू बिकम अ सोर्स ऑफ लॉ। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है, यूनिफॉर्मिटी है, जर्नैलिटी है, लेकिन अगर ओपिनियो जूरिस नहीं है ना तो कभी भी कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ नहीं बन पाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है। ये कहता क्या है? इट सेज दैट एन ओपिनियन ऑफ द लॉ और नेसेसिटी, इसका जनरल मीनिंग है एन ओपिनियन ऑफ लॉ और नेसेसिटी। इट इज अ बिलीफ इन स्टेट दैट द प्रैक्टिस इज ऑब्लिगेटरी। क्या है इसका मतलब? स्टेट जो कस्टम फॉलो कर रहे हैं ना वो इस बिलीफ पे कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिस ऑब्लिगेटरी है, मतलब दे आर बाउंड टू फॉलो इट, तभी जो कस्टम है वो एज अ सोर्स ऑफ लॉ बन पाएगा। सो इट इज अ बिलीफ इन स्टेट दैट द प्रैक्टिस इज ऑब्लिगेटरी अपॉन देम, ठीक है। अब ये बहुत आता है कई बार, कस्टम और यूसेज में क्या डिफरेंस है ये भी समझ लेते हैं।
सो यूसेज क्या होती है, रिपीटिशंस ऑफ एक्ट होते हैं, और कस्टम वो लॉ है जिन जो सच रिपीटिशन से अलाउ होता है। यूसेज है, रिपीटेशन ऑफ एक्ट है, जो इन रिपीटिशन से जो लॉ अराइज हो रही है ना, वही कस्टम है। So usage are those action which are repeated by the state. That is repeated by the state is what? Usage. On the other hand, custom is such usage that has force of law. एक यूसेज था, वो रिपीटेडली स्टेट के द्वारा फॉलो किया गया, लेकिन जब वो यूज ऑफ फोर्स उसमें आ गया, और दैट इज इन अदर वर्ड विच इज बाउंड बाय द authority or the force of law, then it will become the custom. So we can say that usage custom begins when usage end. ये स्टार की डेफिनेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसको पूछ लेता है, that usage represent the twilight stage of custom and custom begins when usage end. ठीक है, केस लॉस देख लेते हैं कस्टम में, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। फर्स्ट है असाइलम केस, which was also known as Colombia versus Peru. So in this case, the ICJ described custom as a constant and uniform usage accepted as law. Constant and uniform usage accepted as law. Further, ICJ recognized the need for custom to be uniform and consistent. Custom कैसा होना चाहिए, uniform होना चाहिए और consistent होना चाहिए। थर्डली क्या बोला कोर्ट ने, कोर्ट ऑब्जर्व दैट द स्पेशल और लोकल कस्टम विच डेरोगेट फ्रॉम द जर्नल कस्टमरी लॉ इज बाइंडिंग ओनली अपॉन द स्टेट दैट सपोर्ट इट। सो कोई स्पेशल और लोकल कस्टम है जो कि जो जर्नल कस्टमरी लॉ है उसको डेरोगेट करता है, तो वो किस पे अप्लाई करेगा, सिर्फ उन्हीं स्टेट पे अप्लाई करेगा जो उसको फॉलो करते हैं। सेकंड है हमारा एसएस लोटस केस, फ्रांस वर्सेस टर्की। इसमें ओपिनियो जूरिस को कोर्ट ने बोला था एक एसेंशियल एलिमेंट है कस्टम का। थर्ड है हमारा नॉर्थ सी कंटिनेंटल शेल्फ केस, इसमें क्या बोला था, आईसीजे लेट डाउन 4 प्रीरेक्विजिट ऑफ द कस्ट दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ प्रैक्टिस। तो 4 प्रीरेक्विजिट कौन कौन से हैं अभी मैंने बताए। फर्स्ट इज दी लॉन्ग ड्यूरेशन, सेकंड यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, थर्ड इज द जनरलिटी एंड ओपिनियो जूरिस। सो नॉर्थ सी कंटिनेंटल शेल्फ केस में भी आईसीजे ने इन्हीं 4 रिक्विजिट को आइडेंटिफाई करा। सेकेंडली आईसीजे ने क्या कहा, पैसेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड कैन ऑल्सो टू द सम केसेस फॉर्म कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। फर्स्ट प्री रिक्विजिट क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इवन अ शॉर्ट पीरियड कैन ऑल्सो फॉर्म अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। सो आप इसको एक्सेप्शन की तरह देख सकते हैं। लास्ट केस अपॉन कस्टम इज राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी, पोर्तुगाल वर्सेस इंडिया। सो इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने कहा था क्लेम ऑफ पोर्तुगल ओवर द राइट ऑफ पैसेज बिटवीन द पोर्तुगीज एनक्लेव्स इन इंडिया वर अपहेल्ड बाय द आईसीजे बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ जर्नल और यूनिफॉर्म प्रैक्टिस दैट अलाउड फ्री पैसेज and the practice was accepted as the law of both parties with regard to the private person, civil official, good. So इस केस में क्या हुआ था, पोर्तुगाल जो था वो दमन दादरा नागर हवेली का जो पैसेज है उसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था, और जो ये पैसेज था ना, ये मराठास ने भी पहले एक ट्रीटी के थ्रू इनको एक्सेप्टेंस दे दी थी कि यस आप ये इस पैसेज को एक्सेस कर सकते हैं। लेटर ऑन ब्रिटिश ऑल्सो गिव देयर एक्सेप्टेंस फॉर द पैसेज। फिर लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, उसके बाद इंडिया ने इसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन आईसीजे ने इसको एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना बेस्ड ऑन कस्टम बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ जर्नल एंड यूनिफॉर्म प्रैक्टिस दैट अलाउ फ्री पैसेज। जो पोर्तुगीज थे वो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन से इस कस्टम को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने एक और बात करी, ये जो कस्टम है ये सिर्फ किसके रिगार्ड में, प्राइवेट पर्सन, सिविल ऑफिशियल एंड गुड्स ओनली। एज फार एज द आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस आर कंसर्न, द आईसीजे हेल्ड देयर इज नो कस्टम एंड परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ब्रिटिश रिजीम के दौरान भी जितने भी आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस के शिप थे ना, उसके लिए ब्रिटिश की परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन जो प्राइवेट पर्सन थे, सिविल ऑफिशियल थे, इनकी परमिशन ऑलरेडी एक ट्रीटी के थ्रू गवर्न होती थी। इसलिए कोर्ट ने इस केस में ऑल्सो कहा कि ट्रीटी में ऑल्सो जनरेट द रूल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक फॉलो कर रही है, जर्नल है, तो वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का भी पार्ट बन सकती है।
थर्ड इज जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन, आर्टिकल 38(1)(c) इससे गवर्न करता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको समझ लीजिए क्या है ये। दोज प्रिंसिपल विच हैव गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम ऑल द स्टेट एंड बाय ऑल द लीगल सिस्टम एट द एज द वर्ड सजेस्टेड जर्नल प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल जो हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हो, जर्नल। सो दीज प्रिंसिपल आर बेस्ड अपॉन जस्टिस एंड इक्विटी, इंक्लूड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच आर इनडिस्प्यूटेबल, जो हर सोसाइटी में होंगे ही होंगे। ठीक है, the reason behind including these as a source of law is the situation may arise when there is the absence of law relating exactly to the point। जब कब अप्लाई करेंगे, जब कस्टम नहीं है, कन्वेंशन नहीं है, और ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पे जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, कस्टम है, कन्वेंशन है, वो डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम जर्नल प्रिंसिपल की हेल्प ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? रेस जुडिकाटा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिस्क्रिप्शन, स्टॉपल। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सच एज राइट टू बी हर्ड, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट अगेंस्ट बायसनेस। तो ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हर एक सोसाइटी में होते हैं। तो यही आपके क्या है? जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। केस लॉस, सिर्फ इसके नाम याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जर्नल प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वॉज डिसाइडेड इन द केस ऑफ आइलैंड ऑफ पाल्मास केस। रेस जुडिकाटा किस में हुआ था? चोर्जो फैक्ट्री केस। स्टॉपल किस में हुआ था? टिनेको कंसेशन आर्बिट्रेशन केस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, नो वन कैन बी जज इन हिज ऑन केस ऑन सूट, दैट इज राइट अगेंस्ट बायसनेस, ये किस में हुआ था? मौसूल बाउंड्री केस। और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एज अ जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन किस केस में डिसाइड हुआ था? गल्फ ऑफ माइन बाउंड्री केस। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लेना, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट सोर्स इज जुडिशियल डिसीजन विच इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 38(1)(d। पढ़ते हैं इसको क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 39, जुडिशियल डिसीजन एंड द टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड ऑफ द वेरियस नेशन एज सब्सिडरी मीन्स ऑफ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। सो जो 38(1)(d का सोर्स है, दैट इज जुडिशियल डिसीजन, ये सब्सिडरी सोर्स है, नॉट अ डायरेक्ट सोर्स, और इसको हम इनडायरेक्ट सोर्स भी कह सकते हैं। लेकिन ये स्टार्ट कैसे होता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 59। एक बार 59 को भी देख लेते हैं। आर्टिकल 59 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, द डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैज नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज एंड रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सब केस। दो चीजें है। आर्टिकल 59 क्या कहता है? डिसीजन ऑफ द आईसीजे हैज नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज। लेट्स से आईसीजे में केस जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, ये डिसाइड होता है ऑन सर्टेन सब्जेक्ट मैटर। एक और केस जाता है इंडिया वर्सेस चाइना। सो इस केस का जो डिसीजन है ना, वो इस पे गवर्न नहीं करेगा, मतलब ये पार्टी इस केस के डिसीजन से बाइंड नहीं होगी। पहली चीज तो ये कहता है कि बाइंडिंग फोर्स बिटवीन पार्टीज ओनली। सेकंड क्या कहता है? रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर केस। अब लेट से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई मैटर आईसीजे में गया ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, ये कोई सब्जेक्ट मैटर था, ठीक है। अब एक और केस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आईसीजे में गया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो था ना वो अलग था। तो यही कहता है पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर केस का यह मैटर है पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। तो अगर सब्जेक्ट मैटर भी अलग है लेकिन पार्टी सेम है, तो भी जो आईसीजे का डिसीजन था ना प्रीवियस केस का, वो इस वाले केस पे बाइंडिंग नहीं होगा। यही कहता है आर्टिकल 59, द डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैज नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। सो इससे हमें क्या समझ में आया? जो जुडिशियल डिसीजन है एज अ सोर्स ऑफ लॉ, दे डज नॉट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट दैट इज एप्लीकेबल इन नेशनल कोर्ट। हम नेशनल कोर्ट में देखते हैं, इफ आई गिव यू एग्जांपल, आर्टिकल 141 ऑफ Indian Constitution, that Supreme Court has binding force upon all the court of India। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो निचले और जो सबऑर्डिनेट जितने भी कोर्ट है सब पे बाइंडिंग होगा। लेकिन ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हम इंटरनेशनल लॉ के जुडिशियल डिसीजन के सोर्स में नहीं देखते हैं। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंटरनेशनल लॉ।
38(1)(d) सेकेंड जो सोर्स बताता है वो है जुरिस्टिक वर्क, बट ऑल द जुरिस्टिक वर्क इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आर्टिकल 38(1)(d) क्या कहता है? ओनली द टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिस्ट आर रिगार्डेड एज सब्सिडरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये भी सब्सिडरी सोर्स है, सो दे आर जनरली एक्सेप्टेड एज एविडेंस ऑफ लॉ। सो ये जो ज्यूरिस्टिक वर्क है ना, ये एक्सेप्ट होते हैं एज अ एविडेंस ऑफ लॉ। कन्वेंशन है, कस्टम है, उसका एविडेंस देते हैं ज्यूरिस्टिक वर्क। सो देयरफॉर इट इज नॉट कंसीडर्ड टू अ डायरेक्ट सोर्स, रेदर इट इज अ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और ये कब अप्लाई होंगे? सबसे लास्ट में, जब ना कोई कन्वेंशन है, ना कोई कस्टम है, ना जर्नल प्रिंसिपल है, ना जुडिशियल डिसीजन है, तभी ज्यूरिस्टिक वर्क अप्लाई होगा। ओनली अप्लाई व्हेन ऑल द अदर सोर्सेज आर नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्व द डिस्प्यूट। एग्जाम्पल देख लेते हैं ज्यूरिस्टिक वर्क के। दो एग्जाम्पल हैं, पहला है आपका कैल्वो क्लॉज और दूसरा है ड्रैगो डॉक्ट्राइन। सो कैल्वो क्लॉज इज नेम्ड आफ्टर द अर्जेंटीनियन ज्यूरिस्ट कार्लोस कैल्वो। ठीक है, ज्यूरिस्टिक वर्क पढ़ रहे हैं ना, तो हम उसका पहला है ये काल्वो क्लॉज। सो ये क्या कहता है? द काल्वो डॉक्ट्राइन इज अ फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन, ओके, विच होल्ड दैट जुरिस्डिक्शन इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट लाइज विद द कंट्री इन विच द इन्वेस्टमेंट इज मेड। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से चाइना ने ना पाकिस्तान को कुछ लोन दिया, अब डिस्प्यूट अरोज हो गया, पाकिस्तान रीपे नहीं कर रहा लोन, तो चाइना कहां पे केस फाइल करेगा? जुरिस्डिक्शन का क्या होगी? तो कैल्वो क्लॉज बोलता है जुरिस्डिक्शन चाइना के कोर्ट में ही होगी टू रिकवर और कलेक्ट द डेट। ठीक है, तो ये बोलता है आपका कैल्वो क्लॉज। इस पर्पस क्या है इसका? टू इंश्योर दैट ऑल द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एग्रीमेंट शैल बी रेफर टू द स्टेट ग्रांटिंग इन्वेस्टमेंट और एडजस्टमेंट। जिसने इन्वेस्टमेंट ग्रांट करी है चाइना ने, तो जुरिस्डिक्शन उसी की टेरिटरी में होगी। ये आपका कैल्वो क्लॉज बोलता है। इससे ही रिलेटेड है आपका ड्रैगो डॉक्ट्राइन। ये किस पे नेम है? ये भी अर्जेंटीना के एक मिनिस्टर थे, लुइस मारिया ड्रैगो, इनके नेम पे बेस्ड है ड्रैगो डॉक्ट्राइन। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट रिजेक्ट द राइट ऑफ अ कंट्री टू यूज मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट अनदर टू कलेक्ट डेट। डेट कलेक्ट करने का क्या तरीका है? बाय फाइलिंग अ केस। कहां पे? जहां पे जिस कंट्री ने ग्रांट दी है वहां पे। और ड्रैगो डॉक्ट्राइन क्या कहता है कि कलेक्शन ऑफ डेब्ट के लिए आप मिलिट्री फोर्स यूज नहीं कर सकते। द ओनली रेमेडी इज बाय फाइलिंग द केस इन द जुरिस्डिक्शन। तो यह हो गया आपका ड्रैगो डॉक्ट्राइन। नाउ अगला जो हमारा सोर्स है वो है एक्स एक्वा एट बोनो। आर्टिकल 38(2) इससे गवर्न करता है। ये क्या कहता है? द प्रोविजन शेल नॉट प्रेजुडिस द पावर ऑफ द कोर्ट। कौन सा प्रोविजन? आर्टिकल 38(1), उसके 4 सोर्स थे ना। So that provision shall not prejudice the power of the court to decide the case ex aequo ad bono if the parties agree thereto. Ex aequo ad bono. So ये मतलब क्या है इसका? ये प्रिंसिपल है which is based on equity, justice and good conscience. A case can be decided on merit or based on equity, justice, good fairness and good conscience rather than law specified under आर्टिकल 38(1). आर्टिकल 38(1) में 4 सोर्सेज बताए, उससे गवर्न ना करते हुए हम आर्टिकल 32 से भी जस्टिस, इक्विटी और फेयरनेस के बेसिस पे भी आईसीजे और दूसरे कोर्ट किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या कहता है? इफ द पार्टीज अग्री टू, सो द कोर्ट कैन नॉट अप्लाई दिस डॉक्ट्राइन सुओ मोटो, रेदर देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। ठीक है, so this doctrine allow the court to go outside the realm of codified law which are governed under article 38(1). so the maxim is applied only with the mutual agreement of all the parties and not otherwise। जब तक mutual agreement नहीं होगा parties का, आप ये article 32, article 38 सब clause 2 apply नहीं कर सकते। ये तो हो गई बात ट्रेडिशनल सोर्सेज की। ठीक है, और जो कन्वेंशनल सोर्सेज थे, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम मॉडर्न और कन्वेंशनल सोर्सेज। वो कौन से हैं देख लेते हैं। डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गन और जिसके जितने भी ऑर्गन है, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे हमारी आने वाली क्लास में। सो इसके जो जितने भी ऑर्गन्स है ना, उसके जो रेजोल्यूशंस हैं, रेजोल्यूशन किसके? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी सोर्स माने जाते हैं। कौन से? मॉडर्न और अनकन्वेंशनल सोर्स। सेकंड, रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। थर्ड, डिसीजन ऑफ म्युनिसिपल कोर्ट
म्युनिसिपल कोर्ट कौन से, जो एक कंट्री के कोर्ट होते हैं, सच एज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बट वेयर इन द सब्जेक्ट मैटर इज इंटरनेशनल लॉ। अगर कोई म्युनिसिपल कोर्ट में सब्जेक्ट मैटर जो है इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होता है तो वो भी सोर्स हो सकता है, मॉडर्न सोर्स हो सकता है किसका, इंटरनेशनल लॉ का। और लास्ट इज स्टेट प्रैक्टिसेस। सो ये हो गए आपके सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। थैंक यू।